नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नशा कहानी, जो प्रेमचंद्र की कहानी है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में के सिलेबस में यह कहानी लगी हुई है। तो चलिए कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने की शैली अच्छी लगे, उसमें से क्वेश्चन आप लोगों को मिले, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कहानी। तो इसमें दो ही पात्र हैं और दो पात्र आते हैं, मतलब उनके बीच में चर्चाएं होती है, नौकरों की बात आती है, ठीक है। लेकिन मेन दो ही पात्र हैं, एक है ईश्वरी और दूसरा वीर है, ठीक है ना। ईश्वरी और वीर दो पात्र हैं इसमें। तो थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। ईश्वरी जो है वो जमींदार का लड़का है, ठीक। वो जमींदार है, तो इसके आगे पीछे सब कुछ नौकर मतलब मालिक बना करके हर एक चीज़ जो मुंह से बोलता है वो तुरंत होता जाता है। तो वीर जो है तो पहले इसका विरोध करता है, बोलता है ये सब तो अमीरों के चोंचले हैं, ठीक। लेकिन लास्ट में जब वो ईश्वरी के यहाँ जाता है, ईश्वरी के गाँव में घर में उसके जाता है, तो वो भी उसी रंग में रंग जाता है, मतलब नशा चढ़ जाता है उसको भी। किसका? अमीरी का। अमीरी मतलब अमीरी इससे कहेंगे कि जमींदारों का, कि जमींदारों के लोग पैसे मानते हैं, ठीक है। चलिए कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा यहीं से कि ईश्वरी जमींदार का था और मैं एक गरीब क्लर्क का था। जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता था, मैं जमींदारों की क्या था, बुराई करता था। उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाली कांस कहता था। चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कौन कह रहा है? ये वीर कह रहा है, ठीक है। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वह कहता था कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। लाचार दलील थी। किसी मनुष्य या नैतिक नियमों से इसकी व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। गर्म होने से तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि गुस्से से उसको नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरी में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिलता था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध ज़रूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आप से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी। पर दोस्तों और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से भी विलासी और ईश्वर प्रिय था। अभी देखिए, अभी इसको ना जमींदारी की हवा नहीं लगी है, ठीक है ना। तो ये अभी क्या समझ रहा है, ये अपने आप को अभी समझ रहा है कि अगर मैं ऐसा होता, क्योंकि वो प्रकृति से वो विलासी समझता है कि ये लोग भोग विलासी हैं, ठीक। अब की दशहरे की छुट्टी में, ठीक है ना, इसमें आप याद रखिएगा नशा कहानी में कौन से त्यौहार का जिक्र किया गया, तो दशहरे की छुट्टी में, ठीक।
मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस के भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। इसीलिए वह ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। ठीक है, ये कौन सोच रहा है? वीर सोच रहा है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो ईश्वरी है उसने अपने दोस्त वीर को अपने घर ले जाने का निमंत्रण दिया। जब वीर ने मना कर दिया कि मैं वहाँ मतलब अपने घर छुट्टियों में नहीं जाऊँगा। और क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि ना तो उसके लिए पैसे हैं किराए के आने जाने के लिए और पेपर भी पास में आ गया है। और वहाँ वो जाएगा, वहाँ से घर वाले पैसा तो देते हैं लेकिन वो अपनी हैसियत से ज़्यादा देते हैं। ये सब सोच करके वो अपने घर नहीं जाता है। तो ईश्वरी से कहता है कि चलो मेरे साथ, मेरे घर चलना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ जमींदारों की निंदा मत करना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। मेरे घर वाले के घर के लोग नाराज़ हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असमियों को उनकी सेवा के लिए भी पैदा किया है। असामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारी का कहीं पता ना लगे। ठीक है, मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तुम गलत समझते हो। ठीक है ना? ये तुम गलत समझते हो कौन बोल रहा है? वीर बोल रहा है। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब ना दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जीत पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र ना किया था। अब की ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना? सेकंड क्लास में तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र ना किया था। अब की सेकंड में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है ना? गाड़ी तो 9 बजे रात को आती है। गाड़ी कितने बजे रात को आती है? 9 बजे रात को, याद रखिएगा। पर यात्रा के हर समय शाम को स्टेशन जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसमों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन है। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों को इकराम में मिल जाते हों। इस एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही ने दे दी। फिर भी मैं उन सब से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्के पर सबके सब दौड़ते रहते थे। ठीक, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिलता। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब। एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं है। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापित नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली। डाक थी। कौन सी गाड़ी थी? डाक गाड़ी थी। ठीक है ना, याद रखिएगा।
ऊपर पेंसिल चल गया है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक कितना समझता है, और बीच वाले वर्त पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे। अब देखिए कहाँ पहुँचे ये लोग, मुरादाबाद। ठीक, दूसरा नाम किसका आ गया है, मुरादाबाद। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। ठीक, 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार थे। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था राम हरख। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे थे, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। ये कौन सोच रहा है, कौन सोच रहा है, वीर क्या सोच रहा है कि एक मुसलमान रियासत अली था, दूसरा था ब्राह्मण था। ब्राह्मण कौन था, राम हरख। दोनों मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देख रहे थे, मानो कह रहे हैं कि तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। ठीक, रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं। ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आपकी ही बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ता हूँ। ठीक है ना, ये लोग कहाँ पढ़ते थे, ईश्वरी और वीर कहाँ पढ़ाई करते थे, इलाहाबाद में। गए कहाँ है, मुरादाबाद। मुरादाबाद में ईश्वरी का घर है। ठीक है ना, रेलवे स्टेशन पे ये कौन कौन आया है, 2 लोग आए थे, मतलब 2 लोग ये आए थे और 5 नौकर आए थे। ठीक, नौकरों को क्या कहा गया है, एक सेकंड, 2 भद्र पुरुष आए थे, 5 बेगर आए थे। बेगरों ने क्या किया था, इनका लगेज उठाया, मतलब इनका जो सामान था वो उठाए थे। और 2 जो और आए थे, जो 2 जो भद्रे आए, तो उन्होंने, एक तो कौन था, रियासत अली था, दूसरा कौन था, ब्राह्मण था, जो राम हरख था। ठीक है ना, रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, बाबू साहब, तो उन्होंने हाँ जवाब दिया था कि मैं इन्हीं के बदौलत इलाहाबाद में पढ़ता हूँ, नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। ठीक है ना, मुरादाबाद पहुँचे और कब का क्या बोल रहे हैं, मैं लखनऊ चला आया होता। ठीक है, चला आया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इसके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था कि जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आखिरी तार अर्जेंट था जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी। ठीक है ना, पर यहाँ से भी उनका जवाब इनकारी में गया। ठीक, दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो आने की चेष्टा करने जान पड़े थे। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खादर के सिवा कुछ नहीं पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले, यूं कहो कि राजा हैं। 2.5 लाख सालाना की रियासत है। ठीक है, खादर का कपड़ा किसको कह रहा है, वीर को कह रहा है। 2.5 लाख सालाना की रियासत है। अब ये बढ़ चढ़ के बात कर रहा है उसके बारे में, वो नहीं बताया कि एक कलर का है। ठीक है, और ये गरीब है, बल्कि उसके बारे में ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा है। पर अब की सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर लाए हैं। राम हरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप ही नहीं सकता।